नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 25 मार्च 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का यह वीडियो होगा। हेडलाइन देखिए क्या है। हेडलाइन है कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की बातचीत हुई है। युद्ध के बीच में शांति की बातचीत हो रही है कहीं कहीं पर, तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। ट्रंप और मोदी जी की जो बातचीत हुई वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर के हुई है, जिसमें कहा गया है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इसे खुला रखा जाए। आने वाले समय में इस टॉपिक को हम लोग और डिटेल में कवर करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या मुद्दे हैं। एक और न्यूज़ आज का हेडलाइन में देखिए क्या है। हरीश राणा फर्स्ट इन कंट्री टू गेट पैसिव यूथेनेसिया, और इनकी मृत्यु अब हो चुकी है। 13 सालों से कष्ट में थे, 13 सालों से फंसे हुए थे, कोमा में थे। यह कुछ भी इनका शरीर काम नहीं कर रहा था, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर सकते थे, कुछ भी फील नहीं कर सकते थे। 13 सालों से इनके माता पिता का दिल्ली का आवास बिक गया, वो छोटे से रेंट के घर पर आ गए। वैसे हिमाचल से रहने वाले हैं मुख्य रूप से, लेकिन दिल्ली में इनका पुश्तैनी मकान भी था, तो वहाँ पर इनकी अब मृत्यु हो चुकी है एम्स में। इसका तात्पर्य ये भी है कि जब आप किसी चीज़ में फंस जाएं, बहुत लंबे समय से कुछ निकलने का रास्ता न मिल रहा हो, कुछ आउटकम ना आ रहा हो, कुछ रिज़ल्ट ना आ रहा हो, तो लोग ज़िंदगी को भी छोड़ देते हैं, बाकी चीज़ें तो छोड़ ही सकते हैं। मैंने मैसेज दे दिया है, जब भी आपको ऐसा लगे बहुत समय हो गया है, सालों साल हो गए हैं, कुछ आउटकम नहीं आ रहा है, कुछ रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, ज़िंदगी बीता जा रहा है और हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो उससे निकल करके किसी और रास्ते की ओर बढ़ना चाहिए। ये इससे हमें वाकई सबक एक मिलता है कि लोग ज़िंदगी भी छोड़ सकते हैं, तो बाकी चीज़ों को तो छोड़ ही सकते हैं। आज का जो पहला टॉपिक होगा अपना, वो है कि एससी जो कास्ट का दर्जा होता है, ये केवल हिंदुइज्म में ही अप्लीकेबल होगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कल फैसला आया है कि कोई व्यक्ति अगर हिंदू धर्म से ईसाई में या इस्लाम में या किसी भी और धर्म में अगर परिवर्तन कर लेता है, कन्वर्जन करके चला जाता है, तो उसको एससी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। ये इस फैसले में कहा गया है। तो सबसे पहले इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में देखेंगे, फिर महिला आरक्षण से जुड़े हुए मुद्दे को हम लोग डिटेल में देखेंगे, क्योंकि माना जा रहा है कि भारत सरकार ने अभी जो एक्ट ला रही है उसके तहत में डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाएगा, परिसीमन आयोग बनाया जाएगा और 2029 के इलेक्शन से ही महिला आरक्षण को शामिल कर दिया जाएगा, उसे लागू कर दिया जाएगा। तो इस टॉपिक को ज़रा हम लोग देखेंगे डिटेल में। शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक चीज़ और है, 25 मार्च हो गया है और 26 मार्च से 26 जुलाई जो है ये आपका 4 ही महीना रह जाएगा। 26 जुलाई से 26 मार्च से 26 अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, इतना ही मंथ आपके पास में है। इसे पढ़ना, रिवीजन, प्रैक्टिस करना सब कुछ ही है। तो अब कृपया करके डू एंड डाई का समय आ गया है, तो कृपया मोटिवेटेड होकर के ज़्यादा से ज़्यादा समय दे करके एकाग्र होकर के पढ़ें और प्रैक्टिस भी करें। प्रैक्टिस करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले ही एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, अपनी धार्मिक जातिगत भावनाओं को आहत किए बिना ये टॉपिक देखिएगा। मैं केवल और केवल पढ़ा रहा हूँ, मेरा कोई पर्सनल प्रोपेगेंडा नहीं है, नथिंग। हाँ, लेकिन मुझे पक्ष में विपक्ष में बिल्कुल ओपनली बोलना पड़ेगा, खुल करके बोलना पड़ेगा, तभी जाके आप समझ पाएंगे। लेकिन एक चीज़ और गारंटी होगी, जब ये टॉपिक ख़त्म होगा तो इस मुद्दे पर आप बोलने वाले सबसे अधिक जानकारों में से एक हो जाएंगे इस लेवल पर, क्योंकि आपको हर चीज़ की जानकारी मैं कम से कम दे दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एससी स्टेटस फॉर हिंदूज, सिख और बुद्धिस्ट एंड्स विथ रिलीजियस कन्वर्जन। ये अपेक्स कोर्ट ने कहा है कि भाई एससी स्टेटस जो है यह, अगर आप दूसरे धर्म में धर्मांतरण कर लेते हिंदुइज्म के अलावा, तो आपको एससी स्टेटस नहीं दिया जाएगा। मामला क्या है उसे भी ज़रा समझेंगे हम लोग, और क्या फैसला आया है, क्या इस्लाम में और ईसाई धर्म में भारत में कास्ट है, बिल्कुल है, उसे भी हम लोग समझेंगे। बहुत सारे टर्मिनोलॉजी होंगे, आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि सवाल यहाँ से पूछा जाएगा। सवाल क्या पूछा जाएगा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, जिसमें एससी को केवल और केवल हिंदू धर्म से संबंधित माना गया है, इसके आलोचनात्मक व्याख्या करें। तो आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा पक्ष क्या है, विपक्ष क्या है, क्या दोनों धर्म में अभी भी कास्ट होते हैं, और अगर होते हैं तो फिर धर्म परिवर्तन का क्या मायने रह जाता है।
क्या हिंदू धर्म, सिख और बौद्ध ये हिंदुइज्म में शामिल होते हैं? आपको पता होना चाहिए, सिख, जैन, बौद्ध जो होते हैं ये हिंदुइज्म में शामिल होते हैं। छोड़कर ईसाई या इस्लाम धर्म अपनाने वाले किसी भी दलित व्यक्ति को अनुसूचित जाति का दर्जा, उससे मिलने वाले लाभ जैसे आरक्षण या SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का संरक्षण मिलते रहना चाहिए। यही था मुद्दा कि क्या अगर कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति इस्लाम या ईसाई में धर्म परिवर्तन कर लेता है तो उसे आरक्षण का दर्जा जो शेड्यूल कास्ट को मिलता है और SC/ST एक्ट के तहत जो संरक्षण का दर्जा मिलता है, क्या वह मिलते रहना चाहिए? ये क्या था? तो ये मुख्य मुद्दा था। काफ़ी पुराना केस है, 4-5 साल पुराना केस है। केस का नाम भी देखेंगे हम लोग। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि धर्मांतरण करते ही व्यक्ति का SC दर्जा तत्काल और पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ क्लियरिफाइड दैट SC स्टेटस ऑफ ए पर्सन विल बी इमीडिएटली एंड कंप्लीटली, यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, लॉस्ट द मोमेंट दे कन्वर्ट टू अनदर रिलीजन। जब से वो दूसरे धर्म में परिवर्तित होते हैं तब से ही उनका SC का दर्जा खत्म हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भाई साहब से कोई पूछे कि क्या धर्म परिवर्तन का कोई सर्टिफिकेट होता है क्या, जिस पर लिखा होता है कि फलाना व्यक्ति आज से हिंदुइज्म में नहीं बल्कि क्रिश्चियन धर्म का माना जाएगा, ठप्पा लगा हो, मुहर लगा हो, साइन लगा हो? क्या कोई सर्टिफिकेट होता है रिलीजियस कन्वर्जन का? तो सर्टिफिकेट नहीं होता है तो कैसे आप डिसाइड करेंगे कि ये इस डेट के बाद से SC नहीं रहेगा और इस डेट से पहले SC था? पहला सवाल तो यही उठता है। और अगर इसे लागू करना है वाकई, तब तो आप सर्टिफिकेट बांटो, एक अधिकारी की नियुक्ति करो BPSC के तहत, धर्म संरक्षण अधिकारी, जो क्या करेगा, धर्म में जैसे ही कन्वर्जन होगा उसको सर्टिफिकेट देगा कि आज से आपका नाम जनार्दन नहीं जॉनी होगा। तभी तो हम कर पाएंगे। जरा सोचिए, तार्किक ढंग से, रैशनल थिंकिंग ही गायब होगी अपने देश से। कैसे किसी व्यक्ति का हम ये वेरीफाई करेंगे कि आज तक यह हिंदू था, कल से यह ईसाई हो गया? ठीक, जरा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि मामला क्या है। चितांडा आनंद, यह इनका नाम है, बनाम आंध्र प्रदेश राज्य व अन्य। पास्टर हैं ये। पास्टर क्या होते हैं? जैसे इमाम होते हैं मस्जिद में, मौलवी साहब जिनको कह देते हैं कई सारे लोग, इमाम यानी कि मस्जिद के देख रेख करने वाले, वहाँ पर पूजा प्रार्थना करने वाले, जो भी उनका होता है। जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं, उसी प्रकार से किसी भी चर्च में एक पास्टर होते हैं जो क्या करते हैं, उस चर्च में प्रेयर आयोजित करते हैं, वहाँ पर प्रेयर के अलावा देख रेख करते हैं, पूजा पाठ जो भी उनका विधि विधान होता है वो करते हैं। तो पास्टर ईसाई हैं। इन्होंने आरोप लगाया कि एक संडे को प्रेयर चल रहा था, प्रेयर मीट जो होता है कहाँ पर, तो चर्चों में होता है संडे को। आरोप लगाया कि उन्हें जाति सूचक गालियां दी गई। पुलिस ने SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया, लेकिन जो आरोपी थे उन्होंने कहा कि SC/ST पर मामला दर्ज हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये ईसाई हैं और ईसाई में SC जो होता है यह मान्य ही नहीं है। ये उन्होंने चैलेंज किया, जिनके ऊपर में आरोप लगा कि उन्होंने SC/ST एक्ट के तहत में पास्टर आनंद को गालियां दी। ठीक है। आरोपी के तर्क, आरोपी ने हाईकोर्ट में यह कहकर केस को चुनौती दी कि पास्टर कई साल पहले ईसाई बन चुका, इसलिए वह SC समुदाय के सदस्य होने का दावा नहीं कर सकता है और न ही SC/ST एक्ट का इस्तेमाल कर सकता है। तो मामला कहाँ है? मामला गाली देने पर नहीं है कि गाली मैंने दी या नहीं दी, मामला है कि मैंने गाली किसको दी। वो उसने ये नहीं कहा कि मैंने गाली नहीं दी, उसने कहा कि SC/ST केस नहीं लग सकता। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर इशू हो गया कि भाई SC/ST केस नहीं। शिकायतकर्ता का तर्क क्या है? पास्टर ने अपना पुराना हिंदू मैडिगा समुदाय जो होते हैं जाति प्रमाण पत्र दिखा और कहा कि जाति जन्म से जुड़ी होती है, धर्म बदलने से वह खत्म नहीं होती है। जाति है कि जाति ही नहीं, तो जाति जो जाति ही नहीं है वो जाति जन्म से जुड़ी होती है, धर्म बदलने पर खत्म नहीं होती है। ये मैडिगा समुदाय के पास्टर आनंद ने कोर्ट में कहा। न्यायालय का फैसला, आंध्र प्रदेश न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट जस्टिस PK मिश्रा और मनमोहन की पीठ दोनों ने पास्टर की दलीलें खारिज कर दी और कहा कि धर्मांतरण के बाद उसे SC नहीं माना जाएगा। अगर आपने धर्म परिवर्तन कर लिया है तो आपको शेड्यूल कास्ट नहीं माना जाएगा, दलित और पिछड़ा नहीं माना जाएगा।
ठीक है बंधुओं, तो ये क्या था, ये पूरा मुद्दा था जिसमें केस आया। क्या इतना ही हम लोग पढ़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा और डिटेल हम लोग देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला का कानूनी आधार क्या है। संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 का पैरा 3, न्यायालय का फैसला पूरी तरह से 1950 की इस आदेश पर टिका है। यह आदेश स्पष्ट रूप से कहता है कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा कोई अन्य धर्म मानने वाले व्यक्ति को एससी का सदस्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार से, बाबा साहब अंबेडकर के अनुसार से, संविधान निर्माताओं के अनुसार से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन केवल और केवल हिंदुइज्म से बिलोंग करता है। इस धर्म की सबसे पुरानी ग्रंथ जो है वेद जो है, उसमें भी हमें 4 वर्णों की चर्चा मिलती है। हालांकि वहाँ पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, जो बाद में स्वरूप बदल करके वर्ण व्यवस्था जो है या जाति व्यवस्था परिवर्तित हो गया और डिस्क्रिमिनेशन का आधार जो बहुत ज़्यादा विस्तारित हो गया। लेकिन ईसाई और इस्लाम जो हैं, अब्राहमिक जो धर्म जितने भी हैं, उसमें डिस्क्रिमिनेशन की कोई जगह है ही नहीं। उसमें समानता और बंधुत्व के आधार पर उस धर्म का निर्माण हुआ था, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन ऊंच नीच का कोई पैमाना है ही नहीं। जहाँ पर ओरिजिनल रिलीजन का जन्म हुआ था वहाँ तक तो हम लोग ये कह सकते हैं। लेकिन क्या आज वैसा ही स्वरूप है? आगे चर्चा करेंगे कि क्या वाकई इस्लाम और ईसाई में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं। ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था नहीं। कोर्ट ने टिप्पणी की कि ईसाई धर्म की अपनी धार्मिक नींव में जाति व्यवस्था का कोई मान्यता ही नहीं है। नो कास्ट इन क्रिश्चियनिटी। एससी और एसटी के बीच अंतर महत्वपूर्ण बिंदु। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित जनजाति के मामले में धर्म आर्य नहीं आता। एसटी का दर्जा धर्म परिवर्तन नहीं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है क्या वह व्यक्ति अभी भी आदिवासी पहचान, रीति रिवाज और सामुदायिक जीवन का पालन कर रहा है। इसको लेकर के एससी और एसटी में भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डिफरेंस के बारे में बताया है। घर वापसी। यदि कोई वापस हिंदू, सिख, बौद्ध धर्म अपनाता है तो उसे अपना पुराना एससी दर्जा तब वापस मिल जाएगा जब वह यह साबित कर दे कि मूल जाति ने उसे वापस स्वीकार कर लिया है। केवल खुद को हिंदू घोषित करना काफ़ी नहीं होगा। ये इसमें कहा गया है कि अगर आप वापसी कर लेते हैं धर्म में तो फिर वापसी का सर्टिफिकेट कौन देगा कि हाँ भाई ये इस पहले हिंदू में थे और एससी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और बाद में थोड़े दिनों के लिए चर्च जाने लग गए तो ये ईसाई बन गए थे, तो उसका सर्टिफिकेट ये रहा आउट का सर्टिफिकेट, है ना। और ये रहा फिर वापस आने का सर्टिफिकेट कि फिर से ये ईसाई धर्म से घूम करके फिर से मंदिर की तरफ आने लग गए, तो ये रहा आपका मंदिर जाने का सर्टिफिकेट, है ना। तो न्यायपालिका पर एनसीईआरटी में आलोचना जो किया गया ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आईआईटी के जो प्रोफेसर थे, बहुत ही शानदार प्रोफेसर, उनका बहुत नाम है, जिन्होंने न्यायपालिका में क्रिटिसिज्म को लेकर के एनसीईआरटी में पाठ की सुझाव दिए थे, उनको आईआईटी ने हटा दिया। ठीक, तो ये पूरा मुद्दा है कि क्या क्या चीज़ें हो रही है। अब इस फैसले के ज़रा निहितार्थ को समझते हैं कि निहितार्थ क्या है इसके, और उसके बाद हम लोग इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में थोड़ा सा कास्ट का भी देखेंगे। दलित, ईसाई और मुसलमानों के लिए झटका। यह संगठन लंबे समय से दलित, ईसाई, दलित मुसलमानों के लिए एससी दर्जे की मांग कर रहे थे। उनके लिए यह एक बड़ा कानूनी झटका होगा। जाति प्रमाण पत्रों की वैधता। कोर्ट ने साफ कर दिया कि धर्म बदलने के बाद व्यक्ति के पास मौजूदा पुराना जाति प्रमाण पत्र कानूनी रूप से शून्य हो जाएगा। इसके आधार पर कोई नौकरी या लाभ नहीं मिल सकता। मान लीजिए आपने कास्ट सर्टिफिकेट बना लिया और आप जॉन थे अभी तक और आप बन गए क्या, जनार्दन। तो जनार्दन बन गए तो आपको तो मिल सकता है, लेकिन जनार्दन से अगर आप जॉनी बन गए तो फिर आपको नहीं मिल सकता। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अगर आप हिंदुइज्म में थे और आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ था और आपने क्रिश्चियनिटी में या इस्लाम में धर्म परिवर्तन कर लिया तो आपको अब क्या मिलेगा, अब आपका वो जो कास्ट सर्टिफिकेट था वो शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, आप उस पर भूजा खा सकते हैं। तो ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक, सामाजिक वास्तविक बनाम कानूनी ढांचा क्या। यह फैसला एक बड़ी बहस छेड़ता है कि समाजशास्त्रियों का मानना है कि धर्म बदलने के बावजूद भारत में जातिगत भेदभाव खत्म नहीं होता, जैसे दलित ईसाई के साथ भेदभाव। लेकिन वर्तमान कानून इस सामाजिक वास्तविकता के बजाय धार्मिक पहचान को प्राथमिकता दे रहा है। आपने कभी एससी स्पेशल चर्च देखा है क्या? बिल्कुल होते हैं। एससी के चर्च अलग होते हैं भारत में,
बिल्कुल सही सुन। दुनिया में आपने सुना होगा कि प्रोटेस्टेंट और जो कैथोलिक होते हैं उनके चर्च अलग अलग होते हैं। जैसे दिल्ली में भी बहुत सुंदर एक कैथोलिक चर्च है लुटियंस में, बंगला साहिब के बगल में ही। तो उसी तरह से कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट होते, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कन्वर्जन चल रहा है पंजाब में, बिहार में, केरल में तो खैर बहुत पहले से है ये सब चीज़ें, तो वहाँ पर ऐसी चर्च अलग होते हैं। तो थोड़ा सा डिटेल में इस मुद्दे को देखते हैं कि भारत में इस्लाम और ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था। दरअसल में इन दोनों धर्मों में ही मूल स्वरूप जो इन धर्मों का था उसमें जाति व्यवस्था नहीं था। तो मैंने आपको पहले भी समझाया है कि कन्वर्जन दो प्रकार से हुए हैं, एक बाई फोर्स हुआ है और एक बाई अट्रैक्शन हुआ है, कि लोगों को अट्रैक्ट किया इन धर्मों ने शुरुआत में कि इसमें समानता है, इसमें भेदभाव नहीं है, तो इसलिए कई सारे लोग इस धर्म की ओर गए। लेकिन बाई फोर्स भी हुआ, तलवारों की बदौलत, शक्ति की बदौलत, टैक्स के बदौलत, ये इसके बदौलत भी हुआ। तो मूल स्वरूप में इसके कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। लेकिन भारत जब भी कोई आता है, कोई भी चीज़ आता है, तो भारत के हिसाब से उसे हम कस्टमाइज कर लेते हैं। जैसे चाइनीज़ फूड में हमने गरम मसाला मिलाना शुरू कर दिया, वैसे ही इस्लाम और जो क्रिश्चियनिटी है इसमें भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन स्थापित हो गए। कैसे? तो जरा उसे डिटेल में देखते हैं। मूलभूत विरोधाभास सिद्धांत बनाम वास्तविकता, कोर कॉन्ट्रडिक्शन जो इसमें है कि भाई थ्योरी कुछ और है, वर्तमान कुछ और है, रियलिटी कुछ और है और वास्तविकता जो है वो बिल्कुल ही भिन्न है। सैद्धांतिक रूप से इस्लाम और ईसाई धर्म दोनों समतावादी थे। इनके धर्म ग्रंथों में सभी इंसानों को बराबर माना गया। कास्ट जैसी किसी संस्था की कोई मान्यता ही नहीं थी। सामाजिक वास्तविकता, हालांकि भारत में इन धर्मों को अपनाने वाले ज़्यादातर लोग स्थानीय आबादी के ही थे। जब उन्होंने धर्म बदला तो वो अपनी पुरानी जातिगत पहचान और सामाजिक ऊंच नीच की मानसिकता को अपने नए धर्म में साथ ले गए। जहाँ गए वहाँ पर अपना सब कुछ लेकर के गए। भारतीय इस्लाम में जाति व्यवस्था, समाजशास्त्री और सच्चर समिति, इसको जरूर याद रखिएगा। देश में मुस्लिम जो समुदाय है उसकी स्थिति को लेकर के सच्चर समिति के रिकमेंडेशन हमेशा ही कोट किए जाते हैं। जब भी आप माइनॉरिटी की बात करेंगे, खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी की बात करेंगे, तो सच्चर समिति के जो रिकमेंडेशन है उसे ज़रूर पढ़ा कीजिए, उसे ज़रूर कोट किया कीजिए अपने आंसर में। इसने बताया था बहुत सारी स्थिति अभी सही नहीं है, ये इनका कहना था। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय मुसलमान को मुख्य रूप से 3 स्तरों पर बांटा जाता है। भारतीय मुसलमान को मुख्य रूप से 3 स्तर पर बांटा जाता है अकॉर्डिंग टू सच्चर कमिटी। पहले होते हैं अशरफ समुदाय। अशरफ जो होता है, जैसे हिंदुइज्म में क्या है तो 4 हैं डिवीज़न, आपको पता ही होगा। सब बकवास की चीज़ें हैं, सब बोगस चीज़ें हैं, इंसानों की बनी बनाई व्यवस्थाएं हैं जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अशरफ होते हैं पहले वे मुसलमान जो अपना वंश विदेशी मूल जैसे अरब, फारस या तुर्की से जोड़ते हैं कि हम अरबी मूल के लोग हैं, फारसी मूल के लोग हैं, तुर्की लोग जो हैं जोड़ते हैं, या उच्च जाति के हिंदू धर्मांतरित जो हैं जैसे सैयद, शेख, मुग़ल और पठान शामिल होते हैं। इनको कलेक्टिव रूप से अशरफ कम्युनिटी कहा जाता है। अशरफ कहा जाता है, याद रखिएगा। जिन्हें नहीं पता हो ज़रूर ही याद रखिएगा। और यह कमेटी का रिपोर्ट है गुरु, मेरी बातें नहीं है। सेकेंड होते हैं अजलाफ, जिन्हें कहा जाता है आम लोग होते हैं। ये मुख्य रूप से मध्यम और पिछड़ी हिंदू जातियों से धर्मांतरित लोग हैं जो पारंपरिक रूप से कारीगर या शिल्पकारों का काम करते। तो उदाहरण के लिए बुनकर, अंसारी, रुई धुनने वाले मंसूरी आदि। इन्हें अक्सर ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग का दर्जा प्राप्त हो जाता है। थर्ड आते हैं अर्जाल, जो सबसे निचली जाति के होते हैं, जो दलित मुस्लिम भी कहे जाते हैं कई सारे जगहों पर। जो भारत की सबसे निचली कास्ट के लोग थे, जब उन्होंने इस्लाम को अपनाया तो अपना जाति जो है वो नहीं छोड़ पाए और लोगों ने भी उनको स्वीकार नहीं किया। जब मैंने आपको पहले ही क्या बताया, जाति है जो जाति ही नहीं, जन्म से जुड़ जाता है। धर्म बदलने पर, जगह बदलने पर, कहीं भी बदलने पर कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। इतना कठोर सामाजिक व्यवस्था दुनिया में और कहीं भी मौजूद नहीं है भाइयों। तो अर्जाल होते हैं जो दलित मुस्लिम जिन्हें कहा जाता है, यह सबसे निम्न माने जाते हैं मुस्लिमों में भी। और आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये होता है कि इनमें इंटर कम्युनिटी विवाह वगैरह को थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि दुनिया बिल्कुल सफ़ेद है या काली है, दुनिया ग्रे शेड में है। अच्छा बुरा हर जगह होता है।
भारतीय ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था है। दक्षिण भारत विशेषकर केरल और तमिलनाडु में ईसाइयों के बीच जातिगत भेदभाव बहुत ही स्पष्ट रूप से देखा जाता है। उच्च जाति के ईसाई, उदाहरण के लिए केरल के सीरियन क्रिश्चियन का दावा है कि उनके पूर्वज ब्राह्मण थे, जिन्हें सेंट थॉमस, ये सबसे पहले ईसाई धर्मावलंबी और सेंट हैं जो भारत की यात्रा पर आए थे सीरिया से। समाज में उनका रुतबा बहुत ऊंचा है। वे आमतौर पर निचली जाति ईसाई के साथ वैवाहिक संबंध तक नहीं बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं दलित ईसाई। भारत की कुल ईसाई आबादी का 60 से 70% हिस्सा दलित ईसाई का ही है। धर्म बदलने के बावजूद ग्रामीण स्तर पर आज भी उन्हें छुआछूत का सामना करना ही पड़ता है। भेदभाव के उदाहरण कई जगहों पर ईसाइयों के लिए अलग चर्च होता है, दलित ईसाइयों के लिए बैठने के लिए अलग जगह होता है, दफनाने के लिए अलग कब्रिस्तान होता है। जन्म से जो चीज़ शुरू होती है मरने के बाद तक वह खत्म नहीं होती है। तो ये इसका वास्तविकता है। वर्तमान कानूनी और राजनीतिक बहस ये है कि रंगनाथ मिश्रा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि दलितों के लिए इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाने के बाद भी उनके साथ होने वाला सामाजिक भेदभाव खत्म नहीं होता। इसलिए इन समुदाय की मांग है कि राष्ट्रपति के 1950 के आदेश में संशोधन किया जाए और दलित मुसलमान या दलित ईसाई को भी हिंदुओं, सिख और बौद्धों की तरह SC आरक्षण का दर्जा मिले। तो ये भी एक संदर्भ है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। क्या क्या पढ़ा हमने इस टॉपिक में भाइयों बहनों? कृपया अपनी धार्मिक और जातिगत भावनाएं आहत मत कीजिए, केवल टॉपिक को टॉपिक के जैसे पढ़िए। मैंने आपको बताया कि मुद्दा क्या है, मुद्दा के बाद मैंने आपको बताया कि फैसला क्या है, फैसला किस आधार पर दिया गया है, उस आदेश को भी देखा जिसके आधार पर माना गया था केवल हिंदुइज्म में ही कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है। उसके बाद हमने देखा कि क्या ईसाई और इस्लाम में होता है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। बिल्कुल, हमने देखा कि किस प्रकार से अभी भी डिस्क्रिमिनेशन विद्यमान है। तो ये सारा हमने टॉपिक कंक्लूड किया। इससे सवाल आने की संभावनाएं आपके मेंस एग्जामिनेशन जो नेक्स्ट मंथ है उसमें इतना % है। नोट करके रख लीजिएगा, जिस दिन आए उस दिन मुझे बता दीजिएगा, नहीं तो 72 BPSC मेंस में तो आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है महिला आरक्षण और परिसीमन। आम सहमति बनाने की सरकार की योजना है। नारी शक्ति वंदना अधिनियम, जिसके बारे में BPSC मेन से पूछा जा चुका है। महिला आरक्षण सरकार चाह रही है कि इसको अभी ही लागू कर दिया जाए। विशेष सत्र 29 अप्रैल को चल रहे विधानसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद सरकार संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संसद का एक विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है, जिसमें सरकार मान रही है कि इसको आम सहमति से, यानी कि पक्ष और विपक्ष सब मिलकर के इस पर सहमति दें और इस पर फैसला हो जाए ताकि 2029 में इसे लागू कर सकें। क्यों? क्योंकि बीजेपी जो है ना, भारतीय जनता पार्टी, UGC वाला एक एक्ट लाई थी अभी, तो उसको अपर कास्ट जो उसके सबसे बड़े मजबूत वोटर माने जाते, उन्होंने बहुत तेज झटका दिया। ऐसा झटका दिया कि सुप्रीम कोर्ट में उसको वापस लेना पड़ गया, फिलहाल में स्टे लगाना पड़ गया। तो अब बीजेपी के पास एक और दिक्कत आ गई। उसने ऐलान किया था कि नेक्स्ट जो सेंसस होगा वो कास्ट बेस्ड सेंसस होगा। इनके तो पसीने छूट रहे हैं, बिल्कुल BP हाई हो रहा है, लो हो रहा है कभी, कि कास्ट बेस्ड सेंसस होगा तो फिर कास्ट बेस्ड आरक्षण बढ़ाने की मांग होगी, तो फिर कांग्रेस, BJP, सपा और RJD में अंतर क्या रह जाएगा। और अगर कास्ट बेस्ड सेंसस हो गया और सारा का सारा मुद्दा जातिगत जनगणना पर चला गया तो लोग BJP को वोट ही नहीं देंगे। इन्होंने सोचा कि ये जो हमने महिला आरक्षण का विधेयक रखा हुआ है, जिसको हम आगे लागू करने वाले थे, उसको क्यों ना हम 2029 के इलेक्शन से ही लागू कर दें। तो ये है इंटरनल थ्योरी। तो ज़रा इसको समझते हैं कि क्या हो रहा है। तो नारी शक्ति वंदना अधिनियम, परिसीमन आयोग अधिनियम में संशोधन करना होगा। चूंकि यह संविधान संशोधन है, इसलिए संसद के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। सरकार जून तक परिसीमन आयोग का गठन करना चाहती ताकि 2029 के आम चुनावों से महिला कोटा को लागू किया जा सके। मुख्य प्रस्ताव क्या है बंधुओं? तो 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीट जो मौजूदा में 543 है, इसे बढ़ाकर के 816 कर दिया जाए और इसमें 270 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए जाएं। ये है प्रस्ताव। इसको लागू करना था अगले इलेक्शन में, 2029 के बाद वाले इलेक्शन में, लेकिन सरकार अब कह रही है कि हम इसी इलेक्शन से इसको लागू करेंगे। पीछे की थ्योरी भी आपको मैंने बता दी। बियॉन्ड द लाइंस जो चीज़ें होती हैं वो ये हैं। विवाद और चिंताएं क्या है? दक्षिण भारत की चिंता है। सरकार का तर्क है कि सीटों की कुछ संख्या में राज्यों का मौजूदा अनुपात समान रहेगा ताकि दक्षिण भारत के राज्यों को नुकसान ना हो, क्योंकि आबादी के आधार पर अगर परिसीमन किया जाए तो सारी की सारी सीटें उत्तर प्रदेश और बिहार में ही आ जाएंगी
दक्षिण भारत के राज्य जिन्होंने जनसंख्या कंट्रोल बहुत बेहतर तरीके से किया है, उनको नुकसान हो जाएगा। इसलिए सरकार ने कहा कि उनको भी नुकसान नहीं होगा और किसी को भी नुकसान नहीं होगा, समान रूप से हम वितरण करने जा रहे हैं। विपक्ष का तर्क और वितर्क छोड़ते हैं हम लोग। मुद्दा क्या है तो जरा उसे हम लोग डिटेल में समझते हैं। जो आपसे पूछा जाएगा वो है परिसीमन आयोग के बारे में। बाकी आने दीजिए, प्रस्ताव पास होने दीजिए, उसके बाद तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही। महिला आरक्षण के बारे में बीपीएससी मेन से पूछ चुका है, प्रीलिम में भी पूछ चुका है। तो परिसीमन आयोग के बारे में समझते हैं। अगर आपको 3 ऑप्शन दिए जाएं कि राष्ट्रपति बनना है, राज्यपाल बनना है या परिसीमन आयोग का अध्यक्ष बनना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि परिसीमन आयोग का अध्यक्ष बनिएगा, क्योंकि इसके इतना पावरफुल आयोग है कि इसके सुझावों को ना तो संसद बदल सकती है और ना तो सुप्रीम कोर्ट या देश का कोई भी कोर्ट उसको टच कर सकता है। एक बार जो लिख करके दे दिया वो पत्थर की लकीर हो गया, वो मिट ही नहीं सकती। ऐसा होता है परिसीमन आयोग। तो जरा इसको समझते हैं। परिसीमन का अर्थ क्या होता है? देश या प्रांतीय क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को तय करने का कार्य। जैसे बिहार है, बिहार में वर्तमान में 40 सीटें हैं, तो 40 को 41 कौन करेगा, 40 को 39 कौन करेगा, तो ये रिकमेंडेशन देने का काम किसका होता है? तो परिसीमन आयोग का होता है। बहुत पावरफुल आयोग होता है। मैंने आपको पहले ही स्पष्ट किया, ना तो संसद उसे बदल सकती है और ना तो सुप्रीम कोर्ट उसे बदल सकती है। इतना पावरफुल यह आयोग होता है। देश के सबसे पावरफुल आयोग यही होता है। इसको बहुत ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं, वो इसी कारण से दी गई हैं ताकि पॉलिटिकली रूप से इसको थोड़ा सा अलग रखा जाए। राजनीतिक चीज़ें हावी ना हों, बल्कि जो वास्तविक चीज़ें हैं, प्रशासनिक चीज़ें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सही से हो। इसीलिए इसको इतना पावरफुल बनाया गया था। देखिए जरा क्या है ये संवैधानिक प्रावधान, क्या क्या है इसमें। तो संविधान का अनुच्छेद 82 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम लागू करती है, जिसके बाद केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 170 के तहत राज्यों को भी प्रत्येक जनगणना के बाद क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, लेकिन सरकार इस प्रत्येक जनगणना के बाद नहीं गठित करके उसे आगे भी कर सकती है। भारत में अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है। 52, 63, 73 और 2002 में यह गठन हुआ है। आयोग की संरचना व शक्तियाँ क्या होती हैं? इस आयोग में आमतौर पर 3 सदस्य होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश अध्यक्ष के रूप में, मुख्य चुनाव आयुक्त या उनके द्वारा नामित चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्य के चुनाव आयुक्त, ये 3 मेंबर इसमें होते हैं। असीमित शक्तियां होती है, एब्सोल्यूट पावर होता है। परिसीमन आयोग बहुत ही शक्तिशाली होता है। इसके आदेशों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके आदेश जब लोकसभा या राज्य विधानसभा में रखे जाते हैं तो सदन भी उनमें कोई संशोधन नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, केवल पढ़ लेगा और हामी भर देगा, बात खत्म हो जाएगा। वर्तमान संदर्भ और नया प्रस्ताव क्या है? तो नया आयोग नारी शक्ति वंदना अधिनियम को 2029 आम चुनाव से लागू करने के लिए सरकार ने कहा है कि हम परिसीमन आयोग गठित करने जा रहे हैं। 2011 के सेंसस के आधार पर जो हमारे पास आबादी आई 121 करोड़ की, उस 121 करोड़ के आधार पर हम परिसीमन आयोग गठित करके और फैसला लेने जा रहे हैं कि राज्यों के विधानसभा और ख़ास तौर से लोकसभा में महिला आरक्षण को सुदृढ़ किया जाए, महिलाओं का आरक्षण किया जाए। 200 से ज़्यादा सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। सरकार का नया प्रस्ताव है कि परिसीमन को वर्तमान चल रही जनगणना से अलग कर दिया जाए। इसके बजाय 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीटों को मौजूदा 243 से बढ़ा करके 816 कर दिया जाए, जिनमें 270 सीटें जो हैं यह महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाए। ये यहाँ पर कहा गया है। दक्षिण भारत की चिंताओं को हमने देख लिया और उसके बारे में समझ भी लिया। नेक्स्ट टॉपिक है कल जो हमने छोड़ा था, व्हाई इंडिया मस्ट स्टेप ऑन द गैस विथ इथेनॉल, जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार को इथेनॉल और इलेक्ट्रिक इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, जैसे ब्राज़ील ने ध्यान दिया था। वर्तमान संदर्भ क्या है? तो वर्तमान संदर्भ है कि वेस्ट एशिया जो है वो युद्ध में छिड़ा हुआ है और वेस्ट एशिया एक बारूद का ढेर है, जो कि एक चिंगारी लगती है तो पूरी दुनिया को परेशान कर देती है, क्योंकि एनर्जी का स्रोत सबसे ज़्यादा वहीं से निकलता है। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध, अमेरिका इजराइल बनाम ईरान, हालिया वैश्विक झटकों के कारण कच्चे तेल की कीमत में भारी उछाल देखने को आया है, जिसके कारण से भारत में गैस और तेल संकट काफ़ी ज़्यादा गहराई तक पहुंच गया है। ब्राज़ील का सफ़र ऐतिहासिक मॉडल हो सकता है। ब्राज़ील हमारे लिए पहला तेल संकट 1973 में देखा गया था। योम किप्पूर युद्ध के बाद आए थे पहले तेल संकट के जवाब में ब्राज़ील ने 1975 में
प्रोएक्लॉन कार्यक्रम शुरू किया था। यह उसका कार्यक्रम का योजना का नाम है, जिसमें उसने उस समय में कहा था कि हम पेट्रोल में 11% इथेनॉल मिक्स कर सकते हैं। 1975 की बात हो रही है गुरु, और अभी 2025 में नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कि भाई 2025-26 में कि हम इथेनॉल मिक्स करेंगे। दूसरा तेल संकट 1979 में आया। ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद ब्राज़ील ने ऐसी कारें पेश की जो 100% हाइड्रस अल्कोहल पर चल सकती थी, E100 पर चल सकती थी, यानी कि ईंधन ही बदल दिया उसने। इस प्रकार की कारों को लेकर के आया वो। नेक्स्ट है फ्लेक्स फ्यूल वाहन। 2003 में ब्राज़ील ने व्यावसायिक कॉमर्शियल फ्लेक्स फ्यूल वाहन लॉन्च किए जो गैसोलीन, पेट्रोल और E100 दोनों पर चल सकते थे। मतलब एक हाइब्रिड इंजन जो पेट्रोल पर भी चल सकता है और E100 जो है उस पर भी चल सकता है। हाइड्रस अल्कोहल जो है उस पर भी वह गाड़ी चल सकता है। इससे क्या हुआ, निर्भरता खत्म हो गई उस गाड़ी की कि हमें यही ईंधन चाहिए। ठीक, तो डिपेंडेंसी को उन्होंने कम किया। इस डिपेंडेंसी को हम कम नहीं कर पाए हैं। अब ब्राज़ील में हल्के वाहन में इस्तेमाल होने वाले कुल ईंधन में आधे से अधिक का लगभग 51% हिस्सा इथेनॉल का है। इसलिए ब्राज़ील को असर नहीं पड़ेगा तेल संकट का। ठीक है बंधुओं, तो ये है हमारे पास एक बहुत ही सफल उदाहरण। भारत की अब तक की प्रगति क्या है। भारत ने पिछले दशक में इथेनॉल आपूर्ति में उल्लेखनीय वृद्धि की है। ब्लेंडिंग में वृद्धि की गई है। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण का औसत अनुपात 2013-14 में केवल 1.6% था, जो बढ़ करके 19.2% पर लीटर के आसपास में हो गया है। कच्चे माल का विविधीकरण कर रहे हैं हम लोग। 2017-18 तक इथेनॉल केवल गन्ने से हम प्राप्त करते थे, लेकिन अब हमने उसको विविध तरीके से विविध स्रोतों से प्राप्त करना शुरू किया है, जैसे चावल, मक्का, खराब खाद्यान्न, जहां भी इथेनॉल हमें मिल सकता है हम वहां से ले रहे हैं। अनाजों की प्रमुख भूमिका भी है। 24-25 में तेल विपणन कंपनियों को आपूर्ति किए गए 1039 करोड़ लीटर इथेनॉल में से सभी 69% अनाज से प्राप्त हुए थे, यानी कि जो 1039 लीटर के करीब इथेनॉल मिला सरकार की कंपनियों को, बहुत सारी भारत में कंपनियां तेल की, उनको उनमें 69% जो तेल था वो अनाजों से बनाया गया था इथेनॉल, और उस इथेनॉल को हमने पेट्रोल के साथ मिक्स किया और तब जाके हमने काम चलाना शुरू किया है। भारत के लिए चुनौती भी है। आयात पर बहुत ज़्यादा निर्भरता है हमारी। अपनी कच्चे तेल का 90% हम लोग आयात करते हैं। आंतरिक दहन इंजन, इंटरनल कंबसन इंजन अभी लंबे समय तो उपयोग में रहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन की अपनी सीमाएं हैं। तो इलेक्ट्रिक वाहन जो हैं, हम जब कहते हैं कि ऊर्जा विकल्प के तौर पर इलेक्ट्रिक वाहन को अपना लें, तो देखिए ज़रा, विकल्प जो होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं बंधुओं। आप लोग अधिकारी बनेंगे तो कहीं पर भी विकल्प दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। आज जो गाड़ियां हैं जिनमें इंजन अभी मौजूद है, उसमें तो हम लोग पेट्रोल की जगह पर इलेक्ट्रिक नहीं लगा सकते, क्योंकि काम ही नहीं करेगा। तो हम उसमें इथेनॉल वेल्डिंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में हम कर सकते हैं कि भाई गाड़ियों को शिफ्ट किया जाए ई व्हीकल के तौर पर। तो ये तो अभी नहीं होगा, इसको तो 15-20 साल समय लगेगा। लेकिन तत्काल रूप से आज के समय में क्या करना चाहिए, तुरंत क्या डिसीजन लेना चाहिए, तो हम ये डिसीजन ले सकते हैं। कराधान विसंगति भी है। भारत में इथेनॉल पर 5% जीएसटी लगता है, जबकि पेट्रोल जीएसटी से बाहर है। ले लोटा, ये मतलब जिसको बढ़ाना चाहते हैं उसी पर जीएसटी लगाया हुआ है, और पेट्रोल पर कोई जीएसटी ही नहीं है। तो ये बड़ा मुद्दा, किस प्रकार की नीतियां हैं, थोड़ा सा समझने में आपको लगेगा कि हाँ भाई ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। जिस इथेनॉल ब्लेंडिंग को सरकार बढ़ाना चाहती उस पर जीएसटी है, और पेट्रोल जिसको कम करना चाहती उस पर जीएसटी ही नहीं है। ब्लेंडेड फ्यूल E20, E30 और E100 को पूरी तरह से जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए, ताकि कारों में समानता आ सके। फ्लेक्स फ्यूल वाहनों को बढ़ावा दिया जाए। ऐसे वाहन जो दोनों प्रकार के ईंधन पर चल सकते हैं उन्हें बढ़ावा दिया जाए, जिनके ईंधन जो हैं वो कोई भी सपोर्ट करे और इंजन की इफ़िशियंसी पर भी प्रभाव न पड़े। इस प्रकार के हमें गाड़ियों का निर्माण करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक वर्सेज इथेनॉल, कल मैंने ये सवाल भी पूछा था 71 वाले ग्रुप में। इलेक्ट्रिक वाहन बनाम फ्लेक्स फ्यूल वाहन। तो इलेक्ट्रिक वाहन फायदे और भारत के लिए चुनौती। तो इलेक्ट्रिक वाहन के फायदे क्या होते हैं, शून्य उत्सर्जन होता है, लंबी अवधि में सस्ता पड़ता है। भारत के लिए चुनौतियां क्या हैं, नई निर्भरता, जैसे भारत बैटरी बनाने के लिए आवश्यक लिथियम, कोबाल्ट का भंडार भारत में नहीं है, और इसे भारत को चीन या बाकी देशों से खरीदना पड़ सकता है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में लगाना पड़ेगा। कोयला आधारित बिजली उत्पादन करते हैं, इसलिए प्रदूषण को शिफ्ट करना हो गया, न कि प्रदूषण को एलिमिनेट करना हो गया।
शहरों का प्रदूषण, जहां पर पावर प्लांट लगे हुए हैं वहां का पॉल्यूशन हो जाएगा। फ्लेक्स फ्यूल इथेनॉल अपनाने के क्या फ़ायदे और चुनौतियां हैं? तो फायदे हैं घरेलू उत्पादन, इसमें हम आत्मनिर्भर भारत वाकई बन सकते हैं, क्योंकि अपने पास मक्के का, गेहूँ, मक्के का, अनाज का, इथेनॉल वाले अनाजों का कोई कमी नहीं है। ठीक है बंधुओं। मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर, इथेनॉल को मौजूदा पेट्रोल पंप के माध्यम से बेचा जा सकता है। इसके लिए ईवी की तरह अरबों डॉलर के नए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं होती है। भारत के लिए चुनौतियाँ खाद्य बनाम ईंधन का है, खाना खाएं या तेल बनाएं। कम माइलेज, इंजन की इफिशियंसी पर भी प्रभाव पड़ता है। भारत के लिए व्यवहारिक क्या रहेगा? तो भारत के लिए व्यवहारिक रहेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल को भविष्य के लिए और इथेनॉल ब्लेंडिंग को वर्तमान के लिए अपनाया जाए और भविष्य में हाइब्रिड मॉडल को लेकर के चला जाए। कुछ गाड़ियां केवल इथेनॉल पर और कुछ गाड़ियां केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल पर होनी चाहिए। सरकार को इसे नीतिगत स्तर पर ही प्रमोट करना चाहिए। तो ये है पूरा मुद्दा। आपको आई होप पसंद आया होगा आज का वीडियो। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।